अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तलत अफजा एंड मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स टीच करूँगी। इससे पहले कि हम एक फॉर्मल अपना कोर्स शुरू करें, मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों से करा देती हूँ। मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मेजर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किया और डिस्टिंक्शन हासिल की कि पूरी मुल्तान यूनिवर्सिटी में टॉप करके कायदे आज़म स्कॉलरशिप पे पीएचडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने एमए इकोनॉमिक्स 1984 में किया और जहां मेरा मेजर इकोनोमेट्रिक्स था। इसके बाद 1988 में मैंने पीएचडी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में किया। थ्रू आउट माई प्रोफेशनल करियर मैं टीचिंग में ही इन्वॉल्व रही। मेरा टीचिंग करियर शुरू हुआ मुल्तान यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर और उसके बाद पीएचडी के दौरान एंड आफ्टर पीएचडी यूएसए में मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही। वापस आके अगेन आई वाज टेकन एज ए लेक्चरर इन मुल्तान यूनिवर्सिटी। ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए और पाकिस्तान में एज ए टीचर प्रोफेशनल टीचर काम करती रही हूँ। पाकिस्तान में भी मुल्तान यूनिवर्सिटी के अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कॉमनली नोन एज नस्ट, वहाँ पे एज ए फुल प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इकोनॉमिक्स काम करती रही और आजकल मैं एज ए फुल प्रोफेसर कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ। तो आज जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो किसी भी जैसे चीज़ को शुरू करने से पहले हम उसका प्लान बनाते हैं, तो हम भी इस कोर्स का प्लान पहले डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लान बनाने के लिए हमें कोई गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस कोर्स के लिए भी हमारे पास गाइडलाइन के तौर पर एक टेक्स्ट बुक होगी और उसको जो है वो देयर विल बी टू थिंग्स। एक ये होगी कि थ्रू लेक्चरिंग, फिर उसके बाद ये होगा कि रेफरेंस बुक्स उसको सप्लीमेंट करेंगी हमारी मेन टेक्स्ट बुक को। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पहले हमने क्या कवर करना है इस कोर्स में और हमारी बेसिक जो है वो टेक्स्ट बुक क्या है और उसके साथ साथ दूसरी बुक्स जो कि रेफरेंस बुक्स की शक्ल में हेल्प आउट करेंगी थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। तो आज की जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है दैट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एक हार्वर्ड के प्रोफेसर मैनकीफ ने लिखी है। इस बुक की खूबसूरती ये है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से कॉन्सेप्ट्स को इस तरह क्लियर किया है कि रीडर की इंटरेस्ट कायम रहते हुए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाते हैं। तो ये बुक इज कंफर्टेबली वेरी इजीली दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। उसके साथ साथ हमने इसको हेल्प आउट करने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स जो हैं वो भी रखी हैं और रेफरेंस बुक्स जो हैं सबसे पहली है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय केस एंड फेयर 7th एडिशन और ये भी जो है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। देन देयर इज एन अदर बुक और इस तीसरी बुक में भी जो है हमारे पास ऑथर मैनकीफ है अलॉन्ग विद 3 अदर ऑथर्स और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्टली हमने बहुत फेमस बुक साइमल्सन्स की जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को मिल के कवर करती है। तो ये है इकोनॉमिक्स 17th एडिशन बाय सैमुअल्सन मग्रा हिल पब्लिशर्स। तो ये सारी बुक्स जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब हमारा कोर्स प्लान क्या होगा? हमारा कोर्स प्लान ये होगा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको ऑफ एंड ऑन सप्लीमेंट करते रहेंगे रेफरेंस बुक्स के सर्टन मटेरियल के साथ साथ। सारी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। एटलीस्ट आप जो हैं इमीडिएटली गो टू द मार्केट प्लेस एंड आप परचेज कर लें जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है। इससे पहले कि हम फॉर्मली अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू करें, हम ये देखना चाहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक्स में क्या प्लेस है, क्या जगह है उसकी। तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक्स की जो है 2 मेजर ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि लफ्ज माइक्रो बता रहा है कि दैट इज फॉर अ स्मॉल यूनिट, यानी छोटी यूनिट्स। अब छोटे यूनिट्स में हम देखते हैं कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर को,
اس کا کیا بیہیویئر ہے, وہ کس طرح جو ہے مارکیٹ کی چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ کس طرح کرتے ہیں. اور اس میں یہی ہے, اس کورس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے اپنے لمیٹڈ یا بجٹڈ انکم کے ساتھ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن لیول کو, اور اس ڈیسیژن میکنگ کو ہم وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا انڈیویجول یونٹ جو ہے وہ پروڈیوسرز کا ہے یا فرمز کا ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس فرمز جو ہیں وہ اپنے پروڈکشن ڈیسیژن کس طرح کرتے ہیں. اور بزنس فرمز کی جو انڈیویجول فرم لیول پہ پروڈکشن ڈیسیژنس ہوتے ہیں, اس کے دو مین ایلیمنٹس ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پرائس لیول ان دا مارکیٹ پلیس. اور پھر ہم اوور آل مارکیٹ, انڈیویجول مارکیٹ کے ایکولیبریم کو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ پرائسز کے رسپانس میں کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ اینڈ کوانٹٹی سپلائڈ جو ہے وہ کہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. پھر اس کورس میں آگے چل کے ہم مارکیٹ اسٹرکچرز کی بھی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرم جو ہے وہ کس کس قسم کے مارکیٹ اسٹرکچر میں آپریٹ کر سکتی ہے. اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل مارکیٹ اسٹرکچر وہ ہو سکتا ہے جس میں بہت ساری فرمز جو ہیں آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں, اور ہم ڈسٹنگوش بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فرم اے کی بنائی ہوئی ہے یا کہ فرم بی کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کی ہم بات کرتے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں, جس میں بائرز ایز ویل ایز دی پروڈیوسرز, سیلرز, ان کا کوئی بھی انفلوئنس نہیں ہوتا پروڈکٹ کی پرائس ان دا مارکیٹ میں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اندر ایکسٹریم ٹو دس, اور وہ ایکسٹریم ہے ہماری مونوپلی مارکیٹ اسٹرکچر کی. اور مونوپلی میں ہم نے یہ کہا کہ مونو دیٹ مینس ون, سنگل, کہ ایک پروڈیوسر ہے اور اس کے ساتھ کمپیٹیٹر کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا مارکیٹ پلیس میں, تو وہ پروڈیوسر جو ہے کس طرح اپنی پرائس اور کوانٹٹی کے ڈیسیژن کریں گے. ان بٹوین بھی ہم مارکیٹ اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں مونوپولسٹک کمپٹیشن کی, ہم بات کرتے ہیں اولیگوپولی کی. اس کے علاوہ مائکرو اکنامکس میں ہم پبلک پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کوئی پالیسی ڈیسیژن کرتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پروڈیوسر اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, اور اس کا برڈن کتنا جو ہے وہ انڈیویجول کنزیومرز پہ شفٹ ہوتا ہے, اور کتنا برڈن جو ہے ٹیکس کا یا کسی اور پالیسی کا وہ جو ہے وہ ہمارے کنزیومرز پہ شفٹ کرتا ہے پروڈیوسر. تو یہ ساری جو بھی انڈیویجول لیول کے ڈسکشنز ہیں دیٹ وی انڈر ٹیک ان دی مائکرو اکنامکس. لیکن جو ہمارا یہ کورس ہے, جیسے کہ اس کا ٹائٹل ہے میکرو اکنامکس, یہاں پہ میکرو مینس ہم اوور آل اکانومی کی ایز سچ بات کریں گے, ہم اوور آل ٹرینڈ کی بات کریں گے. جب ہم بات کرتے ہیں مائکرو اکنامکس کی تو ہمارے پاس انڈیویجول کنزیومرز ہیں اور ہمارے پاس انڈیویجول پروڈیوسرز ہیں. وہ سارے انڈیویجول کنزیومرز اور پروڈیوسرز مل کے ایک براڈر پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں ہمیں, اور دیٹ براڈر پوائنٹ آف ویو از دیٹ آف این اکانومی. تو ہم اکانومی کو اوور آل جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اس مائکرو اکنامکس کے کورس میں. اب یہ جو مائکرو اکنامکس کا کورس ہے بیسیکلی اٹ ول پرووائڈ اس ود دی فریم ورک, اور وہ فریم ورک جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا ٹو اسٹڈی دی ڈیٹرمیننٹس اینڈ دی موومنٹ, کہ کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے ان کو, اور وہ ڈیٹرمیننٹس اینڈ دی موومنٹس جو ہیں دیٹ از آف دی کی اکنامک ویریبلس. اب ان کی اکنامک ویریبلس میں ہمارے پاس اس طرح کے ویریبلس ہم اسٹڈی کریں گے جو کہ ہیں ان امپلائمنٹ. یعنی جب بھی ہم کسی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کیا کرتے ہیں کہ اس اکانومی میں ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے, یعنی کہ لوگ جو کہ ولنگ ٹو ورک ہیں, اف دے آر unable to find a suitable job, تو دین وی سے کہ دے آر unemployed. اینڈ اوور آل اکانومی کی جب بات کرتے ہیں تو دین وی ٹاک اباؤٹ دی unemployment rate. تو ایک کی ویریبل ہے جو کہ کسی اکانومی کی کنڈیشن کو ایکسپلین کرتا ہے, اینڈ دیٹ از دی unemployment. پھر اس کے ساتھ ساتھ unemployment کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا ویریبل ہے کہ ہماری پرائسز جو ہیں, انفلیشن از واٹ, دی ریٹ آف چینج ان دی پرائسز. اور اگر وہ ریٹ آف چینج از پازیٹیو, کہ اگر ہماری پرائسز کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے. تو کسی بھی اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اف دی انفلیشن ریٹ از ویری ہائی, انمپلائمنٹ ریٹ از ویری ہائی, تو وہ اکانومی از ناٹ پرفارمنگ ویل. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمارا اکنامک ویریبل ہے یا ڈٹرمیننٹ ہے وہ ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ کا,
कि ओवरऑल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कैसे चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो जाए तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड, के लोग जो हैं जो बोरो करना चाहते हैं फंड्स मार्केट से, तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब वो बिजनेसेस हों या इंडिविजुअल हों, जब भी इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो दे विल बी इन अ पोजीशन टू बोरो मोर, और वो जब ज्यादा बोरोइंग करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है दैट विल टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। सो हायर इंटरेस्ट रेट्स अगेन डू नॉट रिफ्लेक्ट अ गुड पिक्चर अबाउट एन इकोनॉमी। फिर इसके साथ साथ हम जब भी किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो आजकल की दुनिया में हमारी इकोनॉमीज जो है इन आइसोलेशन वर्क नहीं करती हैं। हमारी इकोनॉमीज जो हैं दे डू इंटरैक्ट विद द अदर इकोनॉमीज, और वो इंटरैक्शन किस तरह होते हैं कि दैट इंटरैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेड। कि कोई चीज प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड आइटम, स्पेशली टेक्सटाइल एंड लेदर, पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर। पार्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड एट होम, यानी हम खुद जो है अपने मुल्क में कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके साथ साथ इसका कुछ हिस्सा जो है हम एक्सपोर्ट कर देते हैं टू दी अदर कंट्रीज। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमें एक्सपोर्ट अर्निंग्स आती हैं जो कि फॉरेन करेंसी में होती हैं। हमारी होम करेंसी इज पाक रुपी, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू जापान तो हम जापानीज येन जो है वो लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर कि जो हमने टेक्सटाइल आइटम्स या लेदर जो है वो एक्सपोर्ट किया है टू जापान। तो हमारा ये अगर सपोज कि हम कुछ पोर्शन जो है अपनी प्रोडक्शन का टेक्सटाइल या लेदर का, या फॉर दैट मैटर सर्जिकल इक्विपमेंट एक और आइटम है जो कि पाकिस्तान इज गुड एट प्रोड्यूसिंग और वर्ल्ड में उसकी एक्सेप्टेंस है, तो हम जो है वो उसको अगर एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएसए तो उसके जवाब में हमारे पास जो करेंसी आती है दैट इज यूएस डॉलर। तो अब हम क्या करते हैं कि वी डू हैव यूएस डॉलर्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो हमने की हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी डू हैव द रुपीज। अब इसके साथ साथ हमारी टेक्सटाइल आइटम को बनाने के लिए सर्टेन मशीनरी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान, तो इसकी हमें पेमेंट करनी होती है। अब हमारी जो होम करेंसी यूनिट है दैट इज रुपी, और जिसमें हमने पेमेंट करनी है दैट इज द जापानीज येन। तो इन सारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए हमें जरूरत पेश आती है कि हम रुपीज को कन्वर्ट करें जापानीज येन में टू पे फॉर द टेक्सटाइल मशीनरी जो कि हमने इंपोर्ट की हुई है, और उसके साथ साथ जो हमने एक्सपोर्ट्स की थी उससे भी हमें से हमने यूएस की है तो सर्टेन नंबर ऑफ यूएस डॉलर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब हमारे पास होम करेंसी यूनिट है पाक रुपी, हमारे पास फॉरेन करेंसी यूनिट है यूएस डॉलर, और उसके साथ साथ अपने जापानीज येन में पेमेंट करनी है फॉर आवर इंपोर्ट्स। तो इसलिए हमें जो है वो ज़रूरत पेश आती रहती है कि हम जो है अपने होम करेंसी यूनिट को कन्वर्ट करें किसी फॉरेन करेंसी यूनिट्स में टू मीट आवर ऑब्लिगेशंस इन द फॉरेन करेंसी, या जो हमें इनकम हुई है इन फॉरेन करेंसी उसको कन्वर्ट करें होम करेंसी में। तो यही जो हमारा रेट है जिस पे हम एक्सचेंज करते हैं होम करेंसी को विद द फॉरेन करेंसी, सो दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। तो अगर हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो फेवरेबल होगा, और हमें जो है कम रुपीस दे के ज्यादा फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। और अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है तो उस सूरत हाल में हमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा होम करेंसी यूनिट्स पे करने पड़ेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए एक्सचेंज रेट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। फिर उसके साथ हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। अगला जो हमारा वेरिएबल है दैट इज ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, कि किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए कि वेदर इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, अच्छा कर रही है परफॉर्म, बुरा कर रही है, वीक है या स्ट्रांग है, तो वी आल्सो लुक एट द प्रोडक्टिविटी कि प्रोडक्टिविटी क्या है एंड द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी क्या है। तो उसके लिए जो हम कॉमनली यूज्ड मेजर लेते हैं दैट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी इंक्रीज करने की रेट जो है वो क्या है। देन उसके साथ साथ हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट्स की एंड बजट सरप्लसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का बजट होता क्या है। जिस तरह जो हम आम घरों में बजट बनाते हैं, हमारे पास उसमें रेवेन्यू साइड है जो कि इनकम को रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास कितनी इनकम आनी है या कितनी हमारे पास इनकमिंग इनफ्लो ऑफ इनकम है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
फिर हमारे पास होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या है। तो बजट जो है बेसिकली एक फोरकास्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम का स्टेटमेंट होती है, और अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हमारा बजट सरप्लस में है, और अगर दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में है। तो जिस तरह हम इंडिविजुअल्स बजट बनाते हैं या सिंगल बिजनेसेस इंडिविजुअल बिजनेसेस बजट बनाती हैं, इसी तरह गवर्नमेंट्स भी जो है वो अपने बजट्स बनाती हैं। तो गवर्नमेंट के जो बजट की जो है रेवेन्यू साइड है दैट कम्स फ्रॉम टैक्सेस एंड द ड्यूटीज, और उसके एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे और दूसरे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जो है वो आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो बजट है उसकी भी रेवेन्यू साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी किसी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो हम यकीनन गवर्नमेंट के बजट सरप्लस और डेफिसिट की तरफ भी देखते हैं। बजट डेफिसिट एंड सरप्लस के लिए हम देखेंगे कि इसमें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा अगर डेफिसिट है तो कितना है, जितना बढ़ता चला जाएगा दैट बिकम्स मोर अलार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हम डील करते हैं फॉरेन ट्रेड में भी, लास्टली कि एक और जो की डिटर्मिनेंट है हमारा दैट इज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमारे पास इंपोर्ट्स हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज को, वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर वो ज्यादा हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो चीजें हम खुद दूसरी कंट्रीज से परचेज करते हैं वो हमारी इंपोर्ट्स हैं, तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। और दूसरी तरफ अगर हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है। तो ब्रीफली स्पीकिंग हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा फोकस जो है वो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे होता है, और इस मैक्रो इकोनॉमिक के कोर्स में हम ये देखेंगे कि ये जो की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने कहा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, फिर हमारे पास एक्सचेंज रेट है, देन प्रोडक्टिविटी एंड द ग्रोथ इन जीडीपी, फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स की एंड गवर्नमेंट सरप्लसेस की, एंड फाइनली एंड ट्रेड डेफिसिट्स की बात करते हैं। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में हम देखेंगे कि इन की इकोनॉमिक वेरिएबल्स के पीछे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कि किन किन की वजह से ये बढ़ते या कम होते हैं और इनकी मूवमेंट्स क्या होती हैं। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि यही जो हमारे की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो अभी हमने बात की है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, एंड देन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स एंड द सरप्लस, एंड फाइनली हमारे जो ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स हैं, उनके ऊपर एक तो है हमारी इकोनॉमी की अपनी वर्किंग, विद इन इकोनॉमिक इकोनॉमी जो है ये वेरिएबल्स डिटरमिन होते हैं। बस उसके साथ साथ जो है हमारी गवर्नमेंट के जो है डिसीजंस वो भी इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे अफेक्ट डालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारी यही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, यानी गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस किस तरह से आता है और उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे किस तरह जो है वो इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट की यही जो पॉलिसीज हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है कि फिस्कल पॉलिसी डील करती है विद द रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू साइड पे जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो ज्यादा टैक्सेस लगा देती है। जब हम टैक्सेस की भी बात करते हैं तो टैक्सेस में हमारे पास एक तरफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि पर्सनल इनकम टैक्सेस हैं या के बिजनेसेस पे हम टैक्सेस लगाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि सेल्स टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं और इसी तरह के मुख्तलिफ हेड्स हैं। तो गवर्नमेंट के पास हमारे पास जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन किससे टैक्स लगाने हैं और कितनी रेवेन्यू जनरेट करनी है। दूसरी तरफ जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये देखना है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना है और किस किस हेड के तहत कितना कितना खर्च करना है। अगर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को
बूस्ट करना चाहती है तो उस सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करती है गवर्नमेंट तो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली है क्या कि जब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि हमने यहाँ कहा कि सबसे पहली पॉलिसी है माई फिस्कल पॉलिसी। तो इसी फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही हम ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स और दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है। और इसी कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करती है या ज्यादा करती है तो उसके जवाब में हमारे इनकी इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट्स, बजट डेफिसिट्स, ट्रेड डेफिसिट्स, तो इन सारे वेरिएबल्स पे उससे क्या असर पड़ता है। तो एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एरिया है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में या जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। हमारे पास एक और एरिया है गवर्नमेंट पॉलिसी का विच इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। किस तरह से कंट्रोल करती है? देयर इज द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो है थ्रू द नेटवर्क ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हमारी मनी सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास गवर्नमेंट की एक और भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज होती हैं, तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए उन सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट यही होता है कि हम जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाएं या कम करें। जब गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई जो कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो ऑफ द मनी है, अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होता है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारे इन्फ्लेशन रेट को एंड अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट को। तो ये दूसरी पॉलिसी एरिया है मॉनेटरी पॉलिसी। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में हम पहले जो है पॉलिसी को एनालाइज करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी एज इट इज क्या है, गवर्नमेंट किस तरह इसको अंडरटेक करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी के बेसिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, उनके ऊपर क्या असर होता है। और फाइनली जो हमारा तीसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं ट्रेड पॉलिसीज, ये है हमारा वो एरिया जहां पे गवर्नमेंट जो है इंटरएक्ट कर रही है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी वो इंटरैक्शन जो है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पॉलिसीज उनको हम ट्रेड पॉलिसीज भी कहते हैं और उनको हम कमर्शियल पॉलिसीज भी कहते हैं। तो इन ट्रेड पॉलिसीज में हमारे पास टैरिफ्स हैं, फिर हमारे पास कोटाज हैं, और साथ साथ एक्साइज और दूसरी किस्म की ड्यूटीज गवर्नमेंट लगाती है। तो गवर्नमेंट जब ये ड्यूटीज लगाती है तो उसके साथ हमारी जो दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि उन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का रिस्पांस जो है वो ट्रेड पॉलिसीज की वजह से क्या होता है। ज्यादातर जो है इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस इफेक्ट होता है, एंड देन उसके बाद जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो इफेक्ट होता है। अब हम चलते हैं कि हमारे इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे कोर्स के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी इन अ बेटर वे, और वो ये देख सकेंगे कि नेशनल इकोनॉमी जो है वो किस तरह वर्क करती है। इसके साथ साथ ये कोर्स जो है हमारा विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज, इंक्लूडिंग सबसे पहला इश्यू हमारा होगा कि ये जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने देखे हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, बजट सरप्लसेस एंड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स,
एक्सचेंज रेट्स, कि ये सारे की इकोनॉमिक वेरिएबल्स किसी इकोनॉमी में अगर एक खास जगह पर हैं तो वो क्यों है। फिर उसके बाद कि इन की इकोनॉमिक वेरिएबल्स का फ्यूचर पाथ या फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, कि ये वेरिएबल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे इन रिस्पॉन्स टू कि हमारी जो है विद इन इकोनॉमी क्या चेंजेस आ रही हैं, और दूसरी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस किस्म के पॉलिसी डिसीजंस ले रही है। इसके साथ साथ इसका कोर्स का ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जो है इस कोर्स की मदद से स्टूडेंट्स को ये बता सके कि हमारे रिसेशन या इन्फ्लेशन की क्या काजेस हैं, किस वजह से रिसेशन आता है, किस वजह से इन्फ्लेशन पैदा होती है, और रिसेशन और इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। रिसेशन क्या है कि जब हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो हो जाने की एक इंडिकेशन है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट रेट स्लो हो जाए, और इसी तरह के दूसरे प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाए, सारे वेरिएबल जो हैं वो स्लोअर पेस पे चलना शुरू हो जाए। तो इस कोर्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन में हो कि वो समझ सकें कि रिसेशन और इन्फ्लेशन की क्या क्या वजूहात हैं, और अगर रिसेशन या इन्फ्लेशन आ जाता है किसी इकोनॉमी में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नताइज क्या हैं। फिर उसके बाद हम ये भी करेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसका क्या रोल है, कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या हमारे पास रिसेशंस हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है क्या रोल प्ले कर सकती है, कि जो प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं किसी एक इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट जो है वो उसको किस तरह टैकल कर सकती है। फिर हम जो है गवर्नमेंट की जब बात करते हैं से हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की एक तरीका है कि गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करे, यानी मनी सप्लाई को कम कर दे। अगर अवेलेबल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी कम होगी तो क्या होगा कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम है तो देयर आर फ्यूअर करेंसी नोट्स अवेलेबल टू मेक परचेसेस, और उसके साथ साथ जब कम होने की वजह से हमारे पास इन जनरल जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो उसके साथ साथ उसका कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट होता है। इन एक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से अगर प्राइसेस जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, और उसकी वजह से चंद एक लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ती है लेकिन साथ साथ जो है हमारे कुछ वर्कर्स जो है प्रोडक्शन लेवल लो होने की वजह से हमारे कुछ वर्कर्स जो हैं वो ले ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो अपने प्रोडक्शन लेवल को कट डाउन करेंगे और कुछ वर्कर्स जो हैं वो ले ऑफ हो जाएंगे, और दैट विल ब्रिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट की इन एक्शंस के कि अगर वो किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल को करेक्ट करना चाहती है तो उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसकी बाय प्रोडक्ट क्या है, कि उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो क्या है। फिर अगर हम ओवरऑल फ्री मार्केट की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट थ्रू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो अगर गवर्नमेंट जो है एक तरफ ट्रेड डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस को कंट्रोल करने के लिए फ्री ट्रेड की तरफ जाती है तो उससे जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो हर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड आवर इकोनॉमी। बाहर की चीजें जब हमारे मुल्क में आ जाएंगी तो हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम्पीट करेंगी और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेवल कम भी हो सकता है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट अगर जो है इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है यानी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करती है तो उसके साथ क्या होगा कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो भी रिटेलिएट कर सकती हैं। तो वी हैव टू लुक एट कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ जाए
تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں, اور اگر جو ہے گورنمنٹ ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کرتی ہے تو پھر اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں. اس سے پہلے کہ ہم فارملی جو ہے اس کورس کے ٹاپکس کو کور کرنا شروع کر دیں, ہم اوور آل کورس پلان کی طرف جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے یہ جو کورس ہے ہم نے جو شروع کیا میکرو اکنامکس کا, اس کا تھرو آؤٹ دی سیمسٹر ہمارا پلان کیا ہے, یعنی ہم کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں کور کریں گے. تو آؤٹ لائن آپ ہماری جو کورس کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم شروع کریں گے انٹروڈکشن آف دی میکرو اکنامکس, اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے میکرو اکنامکس کے کورس کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ کیا ہے میکرو اکنامکس کا ایز اے ڈسپلن. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ میکرو اکنامک ڈیٹا اور اس کو کس طرح میئر کرتے ہیں. اکانومی کو تو ہم نے اینالائز کرنا ہی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا میکرو اکنامکس جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی اکانومی ایز ون یونٹ. حالانکہ ہماری اکانومی کے اندر ہمارے پاس انڈیویجول آئیڈینٹیٹیز ہیں پروڈیوسرز کی اور کنزیومرز کی, اور وہ مل کے ہمارا ایک اوور آل کورس میکرو اکنامکس بناتی ہیں. تو لیکن جب ہم اکانومی کو اینالائز کریں گے تو ہم جو ہے اکانومی کو دیکھیں گے ان دا شارٹ رن اور اس کو اینالائز کریں گے ان دا لانگ رن. تو اوور آل انٹروڈکشن کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے دیٹ از دی اکانومی ان دا لانگ رن. تو لانگ رن میں جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے یا جو ہماری ڈسکشن شروع ہوگی دیٹ ول بی فرام دی نیشنل انکم. نیشنل انکم کے کیا کیا کمپوننٹ ہیں, ہم اس کو کس طرح میئر کرتے ہیں, کیا کیا ہماری اپروچز ہیں فار دی میئرمنٹ آف دی نیشنل انکم. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ لانگ رن میں ہماری نیشنل انکم کیا ہوتی ہے اور ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ کس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ گروتھ کی جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ ہمیشہ لانگ رن ہی رہے گا. لانگ رن میں ہماری ان امپلائمنٹ کیا ہے, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ہماری کس طرح بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ لانگ رن میں منی سپلائی اس میں کس طرح سے چینجز آتی ہیں اور انفلیشن کے ٹرینڈ جو ہے وہ منی سپلائی کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور لانگ رن ہی کے پرسپیکٹو میں ہم جو ہیں پھر اپنی ڈومیسٹک اکانومی سے نکل کر آؤٹ سائڈ دی اکانومی انٹریکشن ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ دیکھیں گے ان دا فارم آف دی اوپن اکانومی. جب ہم بات کرتے ہیں اوپن اکانومی کی تو ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے انالائز کر لیا لانگ رن میں ہماری ود ان دی اکانومی ہماری نیشنل انکم کیا ہوگی, ہماری اکنامک گروتھ ریٹس کیا ہوں گے, انفلیشن ان امپلائمنٹس کیا ہوں گے, اور منی اور انفلیشن جو ہے وہ آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن فائنلی جب ہم بات کر رہے ہیں لانگ رن ایکولیبرم کی تو ہم اوپن اکانومی کی پرسپیکٹو میں ٹریڈ جو کہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے فارم میں ہوگی اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ٹرینڈ ہے اور کہاں پہ ایکولیبرم جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے ہم شارٹ رن انالیسس آف دی اکانومی, اور اس میں اکانومی ان دا شارٹ رن دیکھیں گے کہ اوور اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم ہماری اکانومی میں کس طرح سے فلکچویشنز آتی ہیں. شارٹ رن میں ہماری جو ہے ویج ریٹس وہ اسٹیکی ہوتی ہیں, وہ اتنی جلدی سے کچھ ویریبل جن میں ویج ریٹ ایک پرٹیکولر ویریبل ہے وہ چینج نہیں ہوتا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ رن میں اکانومی جو ہے وہ کس طرح ایکولیبریم میں موو کرتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول کنزیومرز کی, کنزیومرز کو جب ہم اکٹھا کر رہے ہیں جیسے کہ ورڈ ایگریگیٹ ہے, تو جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو جب ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو دیٹ گیوز اس دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے بیہائنڈ دی سین ہم پورا انالیسس دیکھیں گے کہ شارٹ رن کے اندر ہمارے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کب ہم کس طرح ڈرائیو کرتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل اکنامک ویریبلس میں. اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اگر کم ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ہے ہماری ڈیمانڈ سائڈ. پھر ہم ایگریگیٹ سپلائی کی بات کریں گے. ایگریگیٹ سپلائی کیا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کنزیومرز کی طرف سے آتی ہے کہ وہ کون کون سی گڈس جو ہیں وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور سب کی ڈیمانڈس کو اکٹھا کر دیں فار آل دی سیکٹرز. کنزمپشن ڈیمانڈ بھی ہے, انویسٹمنٹ ڈیمانڈ بھی ہے, ہر طرح کی ڈیمانڈس کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ آ جائے گی.
फिर हम दूसरी साइड को अब देखते हैं जो कि एग्रीगेट सप्लाई है, कि जो भी चीजें हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं, इंडिविजुअल बिजनेसेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब की सप्लाई को जब हम इकट्ठा करते हैं तो दैट बिकम्स द एग्रीगेट सप्लाई। और फिर एग्रीगेट सप्लाई का इम्पैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए या कम हो जाए और किसी भी वजह से उसमें कोई शिफ्ट आ जाए। इसके बाद हम गवर्नमेंट के रोल को एनालाइज करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर जो है गवर्नमेंट के बजट सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स की क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और हमारे की इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं गवर्नमेंट सरप्लसेस एंड डेफिसिट से इन द शॉर्ट रन। इस शॉर्ट रन एनालिसिस को कंप्लीट करके और गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस को कवर करने के बाद हम मूव करेंगे कि हमारी जो फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट बेसिकली इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब हमने बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमने कहा कि हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब उस इकोनॉमी के बिहाइंड द सीन क्या है? इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ क्या? इंडिविजुअल यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूसर्स। हम सब मिलके इकोनॉमी बनाते हैं। हमारा रोल क्या हो सकता है? हम प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और हम कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मिलके एक ओवरऑल इकोनॉमी बनाते हैं। इसलिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी के बिहेवियर को, तो बिहाइंड द सीन हमें माइक्रो एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि बिहाइंड द सीन जो एनालिसिस है वो कौन कौन से वेरिएबल्स उनमें शामिल हैं। तो उसमें जो होगा माइक्रो फाउंडेशंस, तो उसमें ये फाउंडेशंस क्या है? ये माइक्रो फाउंडेशन है जो कि हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, उसमें हम देखेंगे कंजम्पशन एनालिसिस करेंगे और फिर फाइनली उसमें मनी सप्लाई एंड डिमांड। मनी सप्लाई क्या है, मनी डिमांड क्या है, ओवरऑल जो पूरी इकोनॉमी में हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है और किस तरह ये मनी सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस करती है हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को या इकोनॉमी को एज अ होल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारी ये जो इकोनॉमी है ये किस तरह से शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और इन सारे वेरिएबल्स के साथ मिलकर परफॉर्म करती है। तो अब हम इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी इटसेल्फ, क्योंकि शुरू से हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये भी कहा कि बिहाइंड द सीन इकोनॉमी जो है वो क्या है, कि बिहाइंड द सीन हमारे पास जो है वो दैट इज द माइक्रो फाउंडेशंस। इन्वेस्टमेंट्स है, कंजम्पशन है, मनी सप्लाई है, मनी डिमांड है। लेकिन अब हम फॉर्मली अगर इकोनॉमी को देखना चाहें तो हमारा जो वर्ड इकोनॉमी है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और ये जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है वन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। अब जब हमने कह दिया कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस हैं, तो हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होंगे वो भी डिराइव किए जाएंगे माइक्रो या इंडिविजुअल यूनिट की डिसीजन मेकिंग से। तो हम फॉर्मली जब ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट है या वो इकोनॉमी एज ए होल है। तो आज के हमारे इस लेक्चर की शुरुआत फॉर्मली जब हम करते हैं तो हम वही बेसिक ओवरऑल इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, और ये हमारे पास जो है वो 10 बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पे भी और इकोनॉमीज पे भी। तो हम शुरू करते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स के साथ। अब जब हम अपने इन 10 प्रिंसिपल्स को देखना चाहते हैं तो उससे पहले हम रिजेम्बलेंस ड्रा करना चाह रहे हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो जो कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी है, या वो हमारी इकोनॉमी एज अ होल वन यूनिट हो, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो होती है वो दोनों ही के लिए सेम होती है।
जैसे कि हम कहते हैं कि हाउस होल्ड और इकोनॉमी दोनों एज वन यूनिट, उनको मुख्तलिफ किस्म की डिसीजन मेकिंग सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि घर में हु विल वर्क, वाइफ विल वर्क, हस्बैंड विल वर्क, या दोनों ही काम करेंगे। फिर उसके बाद ये भी होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, जो कि है 24 आवर्स इन अ डे, तो आप एज एन इंडिविजुअल इन 24 आवर्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे। तो इन 24 आवर्स में आपके पास यू मे लाइक टू वर्क फॉर 8 आवर्स, मे बी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यू आर लुकिंग फॉर मोर मनी, तो आप ओवर टाइम भी काम करना चाहेंगे, दैट इज वन ऑप्शन कि 8 से आप 10 आवर्स या 12 आवर्स काम करें। एक और ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे स्टार्ट वर्किंग। तो ये एक डिसीजन मेकिंग सिनेरियो है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब करने लग जाते हैं, तो फिर हाउस होल्ड वर्क को जो है वो किस तरह आप डिवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि आपके पास सर्टेन टाइम पीरियड अवेलेबल है और उसमें से आप कितना टाइम काम करेंगे इंडिविजुअली और कितना टाइम स्लीप करेंगे, कितना टाइम आप लेजर में स्पेंड करेंगे। तो जब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को या सिटीजन्स को इस तरह के डिसीजंस करने पड़ते हैं, तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में भी इसी तरह की डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होती हैं। तो इकोनॉमी में जो डिसीजंस करने होते हैं उनमें ये होता है कि कौन कौन सी गुड्स पैदा की जाए, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, नंबर 1, क्या क्या पैदा किया जाए, कंजम्पशन गुड्स ज्यादा हो जाके इन्वेस्टमेंट गुड्स ज्यादा हो, हाई टेक्नोलॉजी आइटम ज्यादा हो या बेसिक फूड आइटम्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाए, ज्यादा क्लोथिंग पैदा की जाए, या हम एज वन आइडेंटिटी इकोनॉमी हम फोकस करें लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने पे। तो इसी तरह की डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होती हैं कि कौन सी गुड्स पैदा की जाए और कितनी तादाद में पैदा की जाए, और फिर लास्टली ये होता है कि हु शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स। फिर फाइनली ये भी होता है कि ये गुड्स जो है हम किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब जब हमने प्रोडक्शन लेवल का डिसीजन कर लिया कि हमने फॉर एग्जांपल इतनी चीजें पैदा करनी है और किसके लिए पैदा करनी है वो भी कर लिया, अब ये है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किए जाएं, कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाएं। फॉर एग्जांपल कि हमने ज्यादा लेबर इस्तेमाल करनी है और कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, या टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल करके लेबर कम इस्तेमाल करनी है। अगर हम लेबर कम इस्तेमाल करते हैं तो उसके जवाब में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी इंसेंटिव देते हैं और हम हाईटेक ले आते हैं, लेकिन हाईटेक की वजह से अगर सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स ले ऑफ हो जाते हैं, तो दैट ऑन द वन हैंड आपकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया कि दूसरी तरफ आपके वर्कर्स जो हैं वो ले ऑफ हो गए। अब एक तो हो गया कि किस तरह प्रोड्यूस किए जाएं, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करें इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में, और फाइनली फिर जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई तो फिर डिसीजन पॉइंट आता है कि हम इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करें इन द मार्केट प्लेस। तो ये सारे डिसीजंस हैं जो कि इकोनॉमी को एज ए होल भी लेने पड़ते हैं। अब जब बात करना चाहते हैं हम इकोनॉमी की, तो उसमें डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस हैं, जैसे कि कहा कि क्या गुड्स पैदा की जाएं, किसके लिए पैदा की जाएं, कितनी क्वांटिटी में पैदा की जाएं, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए जाएं, किस रेशो में यूज किए जाएं, और वंस कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो तैयार हो गई है तो उसको किस प्राइस पे सेल किया जाए इन द मार्केट प्लेस। लेकिन इस सारे डिसीजंस में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सोसाइटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दे आर स्केर्स। हम ये कहते हैं कि स्केर्सिटी में अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हम अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा कर देते, जो किसकी डिमांड होती हम वो इजीली पूरी कर देते। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, कम हैं,
اس لیے ہم اگر لوگوں کی ڈیمانڈس کو یا خواہشات کو دیکھیں تو ان ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس انڈیویجول لیولز پہ بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ایک بجٹڈ انکم ہے اور اس بجٹڈ انکم میں سے اگر ہمارے پاس انکم ہے 10,000 پر منتھ, اس 10,000 پر منتھ کو ہم نے اس طرح جوڈیشلی خرچ کرنا ہے کہ ہمارے امپورٹنٹ آئٹمس, فوڈ آئٹمس ہیں, کلودنگ ہے, شیلٹر ہے, رینٹ وغیرہ, ان سب پہ پہلے خرچ ہو, اینڈ دین وی گیو پرائرٹی ٹو دی لیئر. ایز این انڈیویجول اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کی چیز موجود ہو اور ہر طرح کی آسائش موجود ہو, اور ہم جو ہے اپنا اسپیئر ٹائم جو ہے وہ بھی کمفرٹیبلی گزار سکیں. جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہی اسکیئرس ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ وانٹس ہیں. خواہشات بہت زیادہ ہیں. ایز این انڈیویجول خواہشات بہت ہیں, لیکن ہمارے پاس بجٹڈ انکم جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. سوسائٹی کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو گاڈ گیون ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل نیچرل ریسورسز ہیں, لیبر ہے, اور دوسرے ریسورسز ہیں, وہ بھی لمیٹڈ ہیں. اس لیے ہمیں ان دا پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز ان کو جوڈیشلی سرو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ان سے لے سکیں. تو جب ہم اکنامکس کی اوور آل بات کرتے ہیں تو دیر آر 10 پرنسپلس. اگر ہم وہ پرنسپل فالوز کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انڈیویجول لیول پہ اور اوور آل جوائنٹلی جب ہم ایز این اکانومی بات کرتے ہیں اس لیول پہ ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اسکیئرس ریسورسز کو کس طرح ہم ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ود اسکیئرس ریسورس تو دیر آر 10 پرنسپلس. وہ پرنسپلس جو ہے ہمارے انڈیویجولس پہ بھی اپلیکیبل ہیں اور وہ اکانومی ایز اے ہول بھی اس پہ بھی اپلیکیبل ہیں. ان 10 پرنسپلس کو ہم 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولس جو ہیں, کیونکہ جب ہم نے بات کرتے ہیں اکانومی کی تو اکانومی از میڈ اپ آف انڈیویجولس, اور انڈیویجول کے ڈیسیژن میکنگ جو ہے ایز اے کنزیومر یا ایز اے پروڈیوسر, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ افیکٹ آن دی اکنامک ڈیسیژن میکنگ آف دی اکانومی ایز اے ہول. اگر انڈیویجولس ریشنل ڈیسیژن کریں گے اپنی حیثیت میں ایز اے کنزیومر یا پروڈیوسر تو اوور آل ہماری اکنامک ڈیسیژن میکنگ بھی فار دیٹ اکانومی ریشنل ہوگی. تو ان کو ہم جب اینالائز کریں گے تو ہم سب سے پہلے جو کیٹیگری دیکھیں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ انڈیویجولس میک ڈیسیژن, اور ساتھ ساتھ ہم پیرالل ڈرا کرتے جائیں گے کہ اگر انڈیویجول اس طرح ڈیسیژن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اکانومی بھی اس طرح سے ڈیسیژن کر سکتی ہے. پھر اس میں ہمارے پاس 4 پرنسپل آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیویجولس جو ہیں وہ کس طرح سے انٹر ایکٹ کرتے ہیں, اور فائنلی جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اکانومی ایز اے ہول جو ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں ان 10 پرنسپلس کے ساتھ. تو سب سے پہلی کیٹیگری جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ کیٹیگری ہے کہ ہاؤ پیپل میک ڈیسیژنس. سب سے پہلا جو پرنسپل ہے کہ جو ہمارے انڈیویجولس ہیں دے فیس ٹریڈ آفس. ان کو آگے جا کے ہم 1 by 1 ایکسپلین کریں گے, لیکن یہ ہے ٹریڈ آف کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی دوسری چیز جو ہے وہ گیو اپ کرنی پڑتی ہے. دوسرا جو پرنسپل ہے انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ کا وہ یہ ہے دی کاسٹ آف سم تھنگ از واٹ یو گیو اپ ٹو گیٹ اٹ. یعنی پہلے پرنسپل میں ہم نے یہ کہا کہ دیر از آلویز ٹریڈ آف, یعنی آپ ہر چیز کو ایک وقت میں حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسری چیز سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. تو جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں تو دوسرے پرنسپل میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو دوسری چیز آپ سیکریفائس کرتے ہیں دیٹ از دی کاسٹ آف دی تھنگ وچ یو ہیو آپٹیڈ فار, کہ جو آپ نے لے لی ہے اس کی کاسٹ وہ ہے جو کہ آپ نے گیو اپ کر دی ہے. جس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کے کانٹیکس میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے.
फिर हम ये देखते हैं कि जब इंडिविजुअल मेकिंग डिसीजन मेकिंग की बात है तो हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिसीजन करते हैं ऑन द मार्जिन। अब मार्जिन का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसमें जो भी चेंज आती है इंक्रीमेंटल या चेंजिंग, दैट इज नोन एज द मार्जिनल। कि जब भी इंडिविजुअल्स ने कोई डिसीजन करना होगा तो वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे और उसका मार्जिनल बेनिफिट देखेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2000 रुपीज हैं, अब आपने उनको खर्च करना है। उनको खर्च करने से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में या किसी और सेंस में। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं अगर हम उनको अज्यूम करें कि वो रैशनल है तो वो हमेशा डिसीजन मेकिंग जो है वो मार्जिन पे करेंगे कि दे विल कंपेयर द मार्जिनल कॉस्ट विद द मार्जिनल बेनिफिट। और फाइनली इंडिविजुअल्स के ये पीपल डिसीजन मेकिंग में हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं दे ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द इंसेंटिव्स, कि अगर उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए तो वो इसको रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। ये है हमारी पहली कैटेगरी। अगली कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिविजुअल्स हाउ डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो यही है कि इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर बेटर ऑफ इफ दे ट्रेड विद वन एंड अदर। कि इंस्टेड ऑफ कि मैं सारा कुछ अपने लिए खुद पैदा करूं, फूड भी, क्लोथिंग भी और दूसरी नेसेसिटीज, क्यों ना मैं एक चीज पैदा करूं, स्पेशलाइज करूं, दूसरा इंडिविजुअल दूसरे में स्पेशलाइज करे और दोनों की एफिशिएंसी ज्यादा हो, हम आपस में ट्रेड कर लें। दूसरा प्रिंसिपल है कि हमारी ट्रेड जो है वो किस तरह से सही हो सकती है, दैट इज थ्रू दी मार्केट फोर्सेस, के ओपन मार्केट फोर्सेस से हमारी एफिशिएंसी ट्रेड में ज्यादा आ सकती है। लेकिन समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म कर सकती है जब हमारे पास जो है वो मार्केट जो है वो फेल हो जाए। और फाइनली जो हम बात करेंगे हम ये देखेंगे कि the forces and the trends that affect how the economy as a whole work। ये हमारी लास्ट कैटेगरी है। इसमें हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन आवर कंट्रीज प्रोडक्शन, कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगा। फिर हमारे पास होगा सेकेंड प्रिंसिपल एंड दैट इज प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। और फाइनली जो है हमारी सोसाइटी जो है दैट ऑलवेज फेसेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन्हीं 10 प्रिंसिपल्स को, जो कि हमने 3 कैटेगरीज में रखे हुए हैं, एक है हमारे के हाउ पीपल मेक डिसीजंस, उसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स, एंड देन व्हाट आर द फोर्सेस जो अफेक्ट करती हैं वर्किंग ऑफ आवर इकोनॉमी एज अ होल एंड द 3 प्रिंसिपल्स। तो इंशाल्लाह हम इन सारे प्रिंसिपल्स को अगले लेक्चर्स में इन डिटेल एनालाइज करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और कोर्स प्लान दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स देने के बाद हमने एक ओवरव्यू ऑफ द 10 प्रिंसिपल से इस कोर्स को शुरू किया। तो इन प्रिंसिपल्स की डिटेल के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अब डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।